वंदे मातरम दोस्तों, मैं रुपेश सेठी आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संविधान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान विषय में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे और इस प्रक्रिया में हमने कैबिनेट मिशन योजना का अध्ययन कर लिया था और कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल तक हम बात कर चुके थे, जिसमें आपके 14 मिनिस्टर्स थे, 6 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से थे, एक सिख था, एक पारसी था और एक एंग्लो इंडियन था। तो ये इस प्रकार से 14 मिनिस्टर्स तक हम बात कर चुके थे। अब आज हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर अध्ययन करेंगे। तो भाई संविधान संविधान सभा निर्वाचित हो चुकी है और अब वो संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? संविधान का निर्माण करना। तो उसकी प्रक्रिया पर हम ही आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहली बैठक। देखिए भाई, संविधान सभा आ चुकी है तो संविधान सभा क्या करेगी? अपनी पहली बैठक लेगी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब होगी? बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। इस बैठक में पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 211 सदस्य। 211 सदस्य इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित थे। उसके बाद इस प्रथम बैठक में क्या काम किया गया था? तो देखिए भाई, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रथम बैठक हो, उसमें सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस बैठक में बिना किसी संदेह के सर्वसम्मति से संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, इन्हें किस आधार पर बनाया गया है अध्यक्ष? वरिष्ठता के आधार पर। कैसा अध्यक्ष बनाया गया है? अस्थाई। केवल इस मीटिंग के लिए, केवल इस प्रथम बैठक के लिए अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें। और किस आधार पर बनाया गया है? वरिष्ठता के आधार पर। अब देखिए भाई, वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाने की जो ये पद्धति है, ये हमने कहां से ग्रहण की है? तो ये हमने ग्रहण की है फ्रांस से। क्लियर? अब संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया है अध्यक्ष। और ये जो पद्धति है कहां से लिए? फ्रांस से। उसके अलावा इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हैं? लगभग 211 सदस्य। अब यहां से जो सबसे मोटा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस बैठक में किस राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और सुन लिए। देखिए भाई, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे कुल कितनी सीटों पर हुए थे? 296 सीटों पर। और इन 296 सीटों में से 208 सीटें तो किसे मिली थी? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73 सीटें। मुस्लिम लीग को यहां पर सीटें कम मिलने के कारण, अल्पमत में होने के कारण, मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था। क्लियर? ओके। तो यहां पर एक बात लिख लेंगे, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल गौर करके सुनिएगा। दूसरी बात आती है संविधान सभा की द्वितीय बैठक। कब हुई है भाई द्वितीय बैठक? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई है। और इस द्वितीय बैठक में काम क्या किया गया है कि अब संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष दिया जाएगा। पहले कौन सा था? अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। केवल इस बैठक के लिए बने थे। अब संविधान सभा के क्या बनाए जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष से तात्पर्य है कि एक ऐसे अध्यक्ष
जो कब तक अध्यक्ष रहेंगे, जब तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। मतलब संविधान सभा जब तक भंग नहीं हो जाती तब तक अध्यक्षता कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। तो द्वितीय बैठक में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब आती है हमारे सामने संविधान सभा की तृतीय बैठक। तृतीय बैठक हुई है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। देखिए भाई, तृतीय बैठक का अपना एक महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि इस तृतीय बैठक के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस संविधान सभा के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के समक्ष क्या रखा था, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा है, 13 दिसंबर 1946 को। कब, तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे आप क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, उस उद्देशिका को इसी उद्देश्य प्रस्ताव का क्या माना जाता है, संशोधित रूप माना जाता है। मतलब आपकी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उस प्रस्तावना या उद्देशिका के प्रथम दर्शन कहां होते हैं, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में। जो तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। अब यहां से एक प्रश्न निकल रहा है सीधा, कि जो पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, वह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था या कब पास किया गया था। तो इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर। अगली बात, देखिए भाई, उद्देश्य प्रस्ताव तक हो चुका है। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट आती है, उसका नाम है 24 जनवरी 1947। देखिए भाई, 24 जनवरी 1947 को, इस दिन सबसे महत्वपूर्ण दो काम किए गए। पहला काम क्या किया गया कि इस दिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब एक बात यहां से मैं आप सबको आज एक स्ट्रेंज बात बताऊंगा। सभी मुझे जब भी मैं पूछता हूं उपाध्यक्ष, तो एक ही उपाध्यक्ष बताते हैं कि संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष था, इसका नाम क्या था, H.C. मुखर्जी। लेकिन संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। पहले थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णामचारी। दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, V.T. कृष्णामचारी। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का कभी भी एक उपाध्यक्ष नहीं था, इसके दो उपाध्यक्ष थे। कौन कौन, H.C. मुखर्जी और दूसरे V.T. कृष्णामचारी। क्लियर। हाँ भाई, तो 24 जनवरी 1950 को पहला काम तो क्या किया गया कि H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी दोनों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया। और इसी दिन एक महत्वपूर्ण काम किया गया था। इस दिन B.N. राव, फुल नेम इनका बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का विधिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर या कानूनी सलाहकार बनाया गया था। क्लियर। तो दो काम हुए 24 जनवरी 1947 को। पहला काम क्या हुआ है कि इस दिन V.T. कृष्णामचारी और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तथा इसके साथ ही बेनेगल नरसिंह राव को इस दिन संविधान सभा का क्या बनाया गया है, वैधानिक सलाहकार, विधिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार। क्लियर। अब देखिए, यहां तक की बातें होती है। अब संविधान निर्माण करने के लिए लगभग 27 अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। मतलब कामों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, ताकि जो संविधान निर्माण का कार्य वो जल्दी से संपन्न हो सके। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समितियां थी वो मैंने आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहली समिति आती है संघ संविधान समिति। देखिए भाई, एक तरफ आपकी समिति है और दूसरी तरफ उस समिति के अध्यक्ष हैं। तो पहली समिति आपकी कौन सी, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। उसके बाद दूसरी समिति आती है आपके सामने
संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। उसके बाद तीसरी समिति आती है अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद चौथी समिति आती है संघ संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पांचवी समिति कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अगली बात, उसके बाद आती है अगली समिति झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। उसके बाद अगली समिति प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और उसके बाद आती है आपकी अगली समिति राज्यों के लिए समिति। देखिए भाई, दोनों समितियां अलग अलग हैं। ये प्रांतीय संविधान निर्माण के लिए समिति है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। और जो दूसरी समिति है वो राज्यों के गठन और एकीकरण के लिए है समिति, राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? पंडित नेहरू। क्लियर? उसके बाद अगली समिति आती है भाषा प्रांतीय समिति, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. दर। एस.के. दर के बारे में आप एक चीज याद रखना कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर? उसके बाद एक समिति लास्ट तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन? वरदाचारी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण समितियां थी, लेकिन इन सब समितियों से भी महत्वपूर्ण एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो इनमें से थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। अब देखिए आप, प्रारूप समिति आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति से वो ये बनता है कि प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या जो थी वो थी 7, जिसमें एक तो इसका अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। मतलब अपन इसको क्या कह सकते हैं? 1 + 6, 7 सदस्य हैं टोटल, जिसमें एक अध्यक्ष है और 6 अन्य सदस्य हैं। तो सबसे पहली बात करूं मैं अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप सबको पता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और 6 सदस्यों की बात करूं तो 6 सदस्यों में सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद सादुल्ला। दूसरा नाम आता है के.एम. मुंशी साहब। तीसरा नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम एन गोपाला स्वामी अयंगर। पांचवा नाम डीपी खेतान। और छठा नाम मिलता है बी.एल. मित्तर। तो देखिए आप, ये 6 सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डीपी खेतान और बी.एल. मित्तर। ये तो इसके 6 सदस्य और इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए आप, यहां से एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर जो नए सदस्य जुड़े थे प्रारूप समिति में, उनका नाम क्या था? वीटी कृष्णामचारी। देखिए भाई, वीटी कृष्णामचारी आपके सामने दोबारा आया है। पहले कहां आया था? ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष में। अब वीटी कृष्णामचारी कहां आ रहा है? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। डीपी खेतान थे, डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर नया सदस्य को किसको जोड़ा गया? वीटी कृष्णामचारी को। और उसके बाद अगला नाम आता है आपके सामने बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रारूप समिति से त्याग पत्र दे दिया था, तो इनके स्थान पर जो नया सदस्य आया था उसका नाम क्या था? एन माधव राव। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इन समितियों से हमेशा प्रश्न बनता आया है। प्रारूप समिति से सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहना। और इन समितियों के कम से कम अध्यक्ष तो याद रखना, और प्रारूप समिति तो आपको पूरी याद होनी चाहिए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे, सदस्यों के नाम, अध्यक्ष का नाम। क्लियर? तो देखिए भाई, अगली बात करते हैं अपन। यहां पर समितियों की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे देश में स्थितियां बदल रही है,
ब्रिटेन में आपको पता थी कि सरकार चेंज हो चुकी थी और सरकार किसकी बनी थी? श्रमिक दल की, लेबर पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमान क्लीमेंट एटली साहब। उन क्लीमेंट एटली साहब ने संविधान निर्माण के लिए भारत में एक टीम भेजी थी, कैबिनेट मिशन। उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर यह सारा प्रारूप खेला जा रहा था। अब एटली जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इसलिए एटली ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस घोषणा को पढ़ना। अब एटली की जो घोषणा है उसे कहा क्या जाता है इतिहास में, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं आपको पूरा सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। तो अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, एटली की घोषणा। कब हुई है? 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को एटली साहब की घोषणा हुई है और एटली साहब ने यहां पर दो प्रमुख घोषणाएं की थी। पहली घोषणा 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पहली घोषणा क्या कर रहा है कि 30 जून 1948 से पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ना अनिवार्य है, मतलब वो भारत छोड़ देंगे। और दूसरी घोषणा कि भारत के उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाकर किसे भेजा जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर क्यों भेजा जा रहा है? ताकि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। क्लियर? ये एटली की घोषणा थी जिसके दो प्रमुख बिंदु थे। पहला बिंदु 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाएगा जो भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित कार्य करेंगे। क्लियर? अब देखिए भाई, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पहुंचते ही सबसे पहले जो योजना बनाई भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित, उस योजना को क्या नाम दिया गया? तो उस योजना को नाम दिया गया माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को यह योजना प्रकाशित की गई थी। 3 जून 1947 को यह योजना प्रकाशित की गई, इसलिए इतिहास में इस योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। अब क्या था इस योजना में? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया जाएगा वो इस योजना का मुख्य बिंदु था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी योजना के तहत किया गया, इसलिए इस योजना को क्या कहा जाता है? मन-बाटन प्लान या मन-बाटन योजना भी कहा जाता है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई वो भी इसी योजना के तहत की गई। क्लियर? अब देखिए, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जो विधेयक था, जो मसौदा था, जो प्रस्ताव था, वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में रखा गया था और 18 जुलाई 1947 को यह मसौदा ब्रिटेन की संसद से क्या हो गया था? पास या पारित हो गया था। तो उसके बाद 15 अगस्त को भारत को आजादी प्रदान की गई। देखिए भाई, 3 जून को योजना बनाई गई। योजना में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और उन दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इस योजना के पश्चात ब्रिटेन में एक विधेयक रखा जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भारत जो है वो किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन की संसद में जो विधेयक रखा गया है वो कब रखा गया है? 4 जुलाई 1947 को। और 4 जुलाई के बाद 18 जुलाई 1947 को उस विधेयक पर क्या कर दिया गया? उसे पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, और उसके बाद भारत को आजादी प्रदान कर दी गई। क्लियर? तो ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित थोड़ी सी बात थी। अब देखिए भाई, 18 जुलाई की डेट तक आ गए हैं। उसके बाद एक डेट आती है 22 जुलाई 1947। यह आपको बहुत महत्वपूर्ण डेट है याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की थी। मतलब जो तिरंगा है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, इसके रूप में मान्यता उसे कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। मान्यता किसके द्वारा दी गई? संविधान सभा के द्वारा। तो देखिए भाई,
आज हम 22 जुलाई तक अध्ययन कर चुके हैं। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और ब्रिटेन सरकार के द्वारा उसका अंतिम विधेयक लाया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।